शासन है। इट इज नॉट द गवर्नमेंट बाय द पीपल, इट इज नॉट गवर्नमेंट फॉर द पीपल, इट इज मोर गवर्नमेंट ओवर द पीपल। अब लोगों पे शासन हो गया, और इसीलिए पश्चिमी दुनिया जिसको करेक्ट कर रही है, जिसमें हैबरमास, हर्बर्ट मार्क्यूस, ड्राइजैक, उसमें तमाम ऐसे लोग हैं, जेम्स फिशकिन, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज इस बात को उजागर कर रहे हैं। और हमने अपने ही देश में गांधी को आउटडेटेड कर दिया। बस अंतिम पॉइंट लिख लीजिए। भारत में पंचायती राज का प्रयोग विकेंद्रित शासन की प्रासंगिकता का प्रमाण है। पंचायती राज का प्रयोग विकेंद्रित शासन की प्रासंगिकता का प्रमाण है। The Panchayati Raj is an example of a decentralized government. तो पंचायती राज का प्रयोग विकेंद्रित शासन की प्रासंगिकता का प्रमाण है। ये देखिए, डेमोक्रेसी के बारे में गांधी का विचार था, लेकिन अब देखिए गांधी के एक विचार दूसरे से बिल्कुल इंटरलिंक करते हैं। अब डेमोक्रेसी में व्यक्ति क्या होगा? स्वराज्य होगा। तो स्वराज्य की बात भी लोकतंत्र से जुड़ती है, वैसे हम अलग अलग कर देते हैं। तो लास्ट में आपको लिखने का तरीका आपको बता देंगे। गांधी के जब भी कोई आए तो आप खास तौर पे आप देखिए, गांधी की टर्म उदारवादी नहीं है। इसलिए जब गांधी को लिखते हैं, उदारवादी क्या है? स्वतंत्रता, सहमत का शासन, संविधानवाद, बहुमत का शासन, जनता, ये लिबरल टर्म्स हैं। मार्क्सवादी शब्द एकदम अलग है, गांधीवादी टर्म्स एकदम अलग है। यानी धर्म, सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, स्वराज्य, सर्वोदय। इसलिए पंचायती राज, विकेंद्रित शासन, राम राज्य, ये शब्द उदारवादी हैं, मार्क्सवादी हैं या गांधीवादी हैं, ये फर्क है। जब गांधी को आप लिख रहे हैं, ये टर्म्स के संदर्भ में आप बात करेंगे, तभी आपका उत्तर अच्छा माना जाता है। तभी जानने बात को समझ पाए गांधी के बारे में आप लिख रहे हैं। नहीं तो बड़ा हवा हवाई हो जाएगा दोस्तों, पता नहीं चलेगा। सामान्य अखबारी भाषा लिखेंगे तो आप समझ नहीं पाए गांधी लिख रहे हैं कोई और लिख रहे हैं। इस तरह सोच के देखिए, गांधी न उदारवादी थे न मार्क्सवादी, लेकिन शायद सब विचारों का सारांश उसमें व्याप्त था। उदारवादी की बात अगर ये मान ले कि खुला व्यक्ति की आजादी, तो गांधी से बड़ा कोई आजाद पसंद व्यक्ति था ही नहीं। गांधी आजादी के बड़े समर्थक थे, लेकिन आजादी संविधानवाद से मिलती है किसी और से, इस बात पर उनके अलग राय थे। इसे गांधी के पूरे टर्म्स ही अलग है, विचार ही अलग है। उनको उदारवादी मार्क्सवादी श्रेणी में रखना ठीक नहीं है। तो अब अगला जरा उनका देखें, राजनीतिक विचार, स्वराज्य। स्वराज्य देखिए, आपको याद लगे गांधी जी के भारतीय विचारक हैं, भारत का चिंतन अलग है, भारत का चिंतन का बैकग्राउंड अलग है। इसके आप गांधी की फिर बेसिक फिलोसफिकल बात आपको बता दें, जितने भी इंडियन थिंकर हैं उनका बेसिक आप देखें एकदम अलग है। अगर आपने पहले मान लिया व्यक्ति ईश्वर की संतान है, अगर आपने पहले व्यक्ति को नैतिक और आध्यात्मिक मान लिया, तो आपका सारा चिंतन उस बात से प्रभावित रहेगा। अब जरा उदारवादी चिंतन आप देखिए, मानता है व्यक्ति खुला पैदा हुआ है, अकेले पैदा हुआ है। भाई जब व्यक्ति अकेले पैदा हुआ है तो वो किसी की परवाह कर लेगा तो भी ठीक है, नहीं परवाह कर लेगा तो ठीक है, उसकी मर्जी है। तो लोग क्या बनाते हैं, ठीक है भाई व्यक्ति अकेले पैदा हुआ है तो आजाद पसंद व्यक्ति है, वो किसी की परवाह करेगा नहीं करेगा इसमें डाउटफुल है। हाँ, थोड़ा राज्य सरकार बना दीजिए, राज्य कल्याणकारी कर दीजिए और मामला बन जाएगा। भारतीय चिंतन ऐसा नहीं है। यानी व्यक्ति खुला पैदा नहीं हुआ है, व्यक्ति के पैदा होने में पता नहीं कितने लोगों के आशीर्वाद हैं, कितने ऋण लेकर हम पैदा हुए हैं। भारत चिंतन ऐसा है। तो जब हम जीवन में ऋण लेकर पैदा होते हैं, पिता के ऋण,
दोस्तों, गुरु का ऋण, ऋषि का ऋण। तो ये जीवन ऋण को चुकता करने का है या आजाद पसंदी का है? आप ऋण लेकर पैदा, और माँ का तो कोई ऋण है ही नहीं है, माँ का ऋण चुकाया नहीं जा सकता। इसलिए और आजकल युवा व्यक्ति क्या होता है, माँ एक बात कहेगी उलट के दो बात बोलेगा, चुप, बेकार की बात करती है। मैं जानता हूँ, जब ऐसा हमारे समाज में नहीं होता, मैं एक्सेप्शन की बात कर रहा हूँ। अभी भी हमारे समाज ऐसा होता नहीं है, लेकिन खास बात है पश्चिमी समाज में तो ऐसे ही होता है। तो माँ बेटे का मतलब क्या है, बेटा ऐसा मानता है कि माँ का एक काम था, उसने पैदा हुआ, हम पैदा हो गए, माँ अलग बाप अलग, हमारा जीवन अलग। और वहां बड़ा जगह अच्छा है, जो ख्याल आजाद पसंदी व्यक्ति का परिणाम क्या है, वहां जो सबसे अच्छा बच्चा माना जाता है वो क्या करता है, पिता को जब नर्सरी में भर्ती होता है तो कुछ पैसा उसका महीने में दे देगा। वहां बूढ़ों का केयर करना राज्य की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, वहां बूढ़े परिवार के पार्ट नहीं है। और आप देखो, कई बार तो मैं हैरान हो जाता हूँ, हमारे यहाँ तो मृत्यु के बाद उनका श्राद्ध होता है दोस्तों, हम मरने के बाद पिता को नहीं भूलते। ये अपना, जब ये गांधी यहाँ पैदा हुए थे। एक देश ऐसा है जहां लोग जीते जी हेलो पिता हाय हाय, कभी दिख गए वहां, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ दोस्तों। अमेरिका किसी परिवार में 18 साल का बच्चा हुआ, घर से बाहर, बूढ़ा हॉस्पिटल में। जवान बच्चे की जिम्मेदारी माँ बाप का केयर करना नहीं है। अगर हाँ उतना मैंने कहा बहुत होशियार है तो थोड़ा बच्चों को, बच्चे पिता के लिए थोड़ा पैसा वैसा दे देंगे हॉस्पिटल में, बाकी उनकी जिम्मेदारी। ओल्ड एज होम्स वहां बने हुए हैं, सब बूढ़े जाके एक साथ रह रहे हैं, तो शायद वही कल्चर है, वही लोग जानते हैं। हमारे दोस्तों दद्दू घर में रहते हैं, लाठी लेके बैठते हैं, और समय में चाय ना मिला लाठी चला देंगे, लेकिन घर में उसके बावजूद उनका उतना सम्मान होता है। दैट इज रियल सिविलाइजेशन माय डियर फ्रेंड्स। लोगों ने सिविलाइजेशन की परिभाषा अलग कर ली, हमारे पास बड़ा बहुत भौतिक समृद्धि हो, बड़ी बड़ी बिल्डिंग हो, बड़े बड़े मकान हो, तब हम सिविलाइज हैं। सच पूछिए, गांधी ने कहा यही तो रियल सभ्यता है, यही तो मानवीय सभ्यता है। हम लोगों को ऋण देना जानते हैं, ऋण चुकाना जानते हैं लोगों को। इसलिए देखिए, भारतीय कल्चर ये है कि हमारा ये समाज क्या है, परिवार जैसा है। जब हमारा ये समाज परिवार है तो आप अधिकार लेकर पैदा होते हैं, कर्तव्य की भावना अपने होनी चाहिए। उदारवादी चिंतन, भारतीय चिंतन अलग तरीके से काम करता है। हाँ, मगर मार्क्सवादी की बात करेंगे तो मार्क्सवादी क्या कहते हैं, ये तो शरीर अणु की भांति है। भाई सब चीज भौतिक है, हम भी बन गए, कुछ दो चार अणु टकराए, उसी में हम बन गए। अब उसी में बन गए तो क्रांति करेंगे, समाज को ठीक कर देंगे, और हिंसा से मतलब क्रांति से, पॉलिटिकल संघर्ष से ठीक कर देंगे समाज को। भारतीय चिंतन ऐसा बिल्कुल नहीं मानता। इसलिए देखिए, गांधी के चिंतन में, उदारवाद के चिंतन में अधिकार की बात आती है, मार्क्सवाद के चिंतन में क्लास स्ट्रगल की बात आती है, गांधी के चिंतन में प्रेम की बात आती है। समाज कैसे बदलेंगे, संविधान से या प्रेम से? एक बात आपको याद दिला दोस्तों, भारत में आज भी बड़ी प्रॉब्लम है, लोग टैक्स नहीं दे रहे हैं। इतनी बड़ी देश की आबादी में 2-3 करोड़ लोग टैक्स देंगे, सरकार खर्च नहीं चल पाएगा। अब एक कचौड़ी वाले पर इनकम टैक्स ने छापा मारा, उसका टर्नओवर करोड़ों का था, जीएसटी में रजिस्टर्ड था ही नहीं। मैं न्यूज पेपर में देख रहा था। अब एक खास बात देखिए, टैक्स लोग देने में आनाकानी करते हैं, देंगे नहीं। और याद रखिए, हिंसा से किसी की संपत्ति छीन लेंगे, हो नहीं पाएगा। एक बात याद रखिए, दान से किसी की भी संपत्ति ली जा सकती है। हमने भारतीय समाज को परिवर्तित करने का देसी अंदाज अपनाया ही नहीं, समाज नहीं बदल पाया। गांधी ने क्या कहा है, पहले लोगों को कर्तव्य याद दिला दो, अरे भाई तुम भी ईश्वर की संतान, हम भी ईश्वर की संतान, और ये तुमने माल दबा के बैठा वो हमारा हिस्सा है। भाई हम भी भाई, तुम भी भाई, एक ही ईश्वर की संतान है। इसलिए हम एक ही परिवार के लोग हैं। और सवाल एक, हमारे परिवार में एक भाई भूखा है, दूसरी बहन भूखी है, तो हमारा दायित्व उसके प्रति है या नहीं है? तो ये भाव जगाने का है कि तमंचे पर डिस्को करने का है? और दूसरा, इनकम टैक्स, इनकम टैक्स कितना पीछे पड़ जाए, आदमी टैक्स न देने के तमाम तरीके अपना लेगा, और आप उसे कुछ नहीं कर सकते, नहीं हो पा रहा है। इस याद रखिए दोस्तों, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, हमने भारतीय समाज को भारतीय तरीके से कभी देखा ही नहीं।
पश्चिम का तरीका इसीलिए फेल हो गया मामला। दान से किया क्या किया। अच्छा दोस्तों, 70 साल बाद भारत थोड़ा ज्यादा बेहतर स्थिति में है, 70 साल पहले बेहतर स्थिति में था। मालवीय जी ने बनारस यूनिवर्सिटी कब बनाया था? मालवीय जी अपने पैसे से बनाए थे, लोगों के पैसे से। दोस्तों, इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन आज तक इंडिया में बन नहीं पाया। बीएचयू की इतनी बड़ी प्रॉपर्टी, इतना बड़ी फैकल्टी, इतने बड़े सेंटर, आज तक पूरे हिंदुस्तान में ऐसा इंस्टीट्यूशन बन नहीं पाया। 70 साल बाद दान से बनाया गया, टैक्स से दान से बनाया गया। तमंचे पर बंदूक रख, पैसा दे दो मैं ठोंक दूंगा, दान से। इस पद्धति का प्रयोग बाद में लोग क्यों नहीं कर पाए? दान देने वाले कम पड़ गए हैं, लेने वालों की ताकत नहीं है। इसे याद रखिए दोस्तों, देसी तरीका हम भूल गए, देसी तरीका भूल गए और समाज अस्त व्यस्त हो गया। गांधी ने तरीका बता दिया है और आज भी समाज को परिवर्तित करना है दोस्तों। गांधी से बेहतर कोई तरीका नहीं है। और एक मैंने तो देखा, समाज बदला न बदला, समाज में घृणा हमने जरूर उत्पन्न कर दिया। राजनीति ने क्या किया? घृणा उत्पन्न कर दिया। गांव गांव में जाकर कह दिया, इन्होंने आपका हिस्सा खाया है पूर्व जन्म में, ये आपके शोषण वाले थे। अरे भैया, पूर्व जन्म गया वो जमाना है, अब की बात करो ना तुम। आपके पास के पास समाधान तो है नहीं। उसको चुनाव जीतना है तो चुनाव जीतना है, बस आपको ये बता देगा यही आपका दुश्मन है। एंड गांधी वॉज यूनिफाइंग करेक्टर। पूरे राष्ट्रीय आंदोलन में कौन ऐसा था जिसने गांधी की आलोचना नहीं की? किसी को आप ले लीजिए। यहाँ तक नेताजी तक ने कह दिया, गांधी तुम व्यक्ति के रूप में मैं तुमको कितनी प्रशंसा करूं, लेकिन राजनेता के रूप में तो बहुत बेकार हो, क्यों बीच में लाठी लेकर आते हो? ये नेताजी का भी कहना था दोस्तों। एम.एन. रॉय तो उनको पूंजीपति ही मानते थे। नेहरू कहते कुछ नहीं थे, उनकी बात नहीं मानते थे। नेहरू की बात कब? नेहरू एंड गांधी वर स्पीकिंग टू डिफरेंट लैंग्वेजेस। नेहरू गांधी के कुछ कहते नहीं थे, गांधी की एक भी बात नेहरू मानते, बेचारे अलग अलग था दोनों का, नहीं मानते थे। कौन सा ऐसा व्यक्ति था विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण, कुछ चुनिंदा लोगों के अलावा जिसने गांधी की आलोचना न की हो? लेकिन पूरे समाज में गांधी वॉज यूनिफाइंग फैक्टर। गांधी ने कहा मैं, उसके पहले गांधी के पहले राष्ट्रीय आंदोलन बिखरा हुआ था, मार्क्सवाद में, समाजवाद में, नरम पंथ में, गरम पंथ में। इसलिए आपके जीएस में सवाल पूछा गया है, गांधी न होते तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का क्या होता? तो बंगाली अधर अलग भाग रहे थे, उड़ी अलग भाग रहे थे, गुजराती अलग भाग रहे थे। भारतीय आंदोलन को राष्ट्रवादी आंदोलन किसने बनाया? गांधी ने। दिस वॉज दिस सिंथेसाइजर गांधी ने कभी किसी घृणा पे, मार्क्सवादियों ने क्या मजदूरों को, श्रमिकों से लड़ा दिया। मार्क्सवादियों ने तो यही कहा, जितने मजदूर हैं मजदूरों का खून किसने चूस रखा है? ये पूंजीपतियों ने। अजीम प्रेम जी ने खून चूसा है, समाज को दे दिया। मार्क्सवाद की धारणा बिल्कुल बेकार सिद्ध हो गई। ऑब्जेक्शन है कि नहीं? मार्क्सवाद कहता है कि जितने पूंजीपति हैं सबने श्रमिकों को खून चूस रखा है। बिल गेट्स ने तो पूरे समाज को वापस कर दिया, सर जितना वॉरेन बफेट ने पूरे समाज को वापस कर दिया। पूंजीवाद की मान्यता ही गलत सिद्ध हो गई, मार्क्सवाद का पूरा आधार खिसक गया। अब कैसे बात करोगे? सही बात है कि नहीं दोस्तों? सही बात है कि नहीं है? और उदारवादी ने बाजार 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 बढ़ा के उपभोक्तावाद पैदा कर दिया। आजादी का मतलब क्या? टैटू बना लो, सिंह बना लो, पूंछ बना लो, इसलिए मानव जीवन मिला था। अरे पूंछ ही बनने से कुछ और बन के पैदा होते यार। ये उदारवाद आ गया। आजादी परिवार छोड़ दिया और बड़ी। अब तो दोस्तों मैं बहुत निकटवर्ती, एक की बड़ी पीड़ा भी होती है, बहुत निकटवर्ती संबंधों में देख रहा हूं पारिवारिक झगड़े इतने बढ़ गए हैं, ऐसे पहले कभी नहीं थे। पारिवारिक झगड़े इतने बढ़ रहे हैं, पति पत्नी के बीच अलगाव की मात्रा अलार्मिंग रेट पे बढ़ रही है। ये तो हम ऐसे दिशा में जा रहे हैं, बड़ा खतरनाक टेंडेंसी है दोस्तों। एक बार गांधी बाबू को याद करना पड़ेगा, अधिकार के लड़ेंगे, कुछ कर्तव्य भी देख लेंगे। सब यही कहते हैं हमारे लिए राष्ट्र ने क्या किया रहा है, तुमने क्या किया राष्ट्र के लिए? तुम भी बता दो, थोड़ा सा लिख लीजिए दोस्त। क्या क्या लिखा आपने? अच्छा, स्वराज्य आपको बता दें। पहले गांधी कॉन्टेक्स्ट में तक,
गांधी कॉन्टेक्स्ट मार्क्सवादी नहीं है, उदारवादी है, स्वराज्य। एक बात आपको याद दिला दे, स्वराज्य और आजादी में फर्क है। आजादी क्या है? कभी क्लास में है, कभी क्लास में नहीं है। आजादी क्या है? 6 बजे का अलार्म लगा है, अलार्म बज गया, नींद खुली नहीं, आजादी है। आजादी क्या है? जहां चाहे वही देखा, जहां चाहे वही खा लिया, जहां चाहे वही गए। स्वराज्य क्या है? जब चाहे तब सोए, जब चाहे तब जगे, जहां चाहे वही देखे और विचार जहां लगाए वही लगे। स्वराज्य का मतलब है अपने ऊपर आत्मनियंत्रण, आत्म संयम, नैतिक नियंत्रण। हुआ है क्या कभी? अभी इस अवस्था में होगा भी नहीं। गांधी इतने पहले नहीं बन गए थे। गांधी जब एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ में लिखा है, जब आप जैसे युवा थे तो गांधी ने जाके बार डांसर में डांस किया था। सूट वूट पहन के पहली बार लंदन में गए तो बार डांस में डांस किया, 2-4 धक्के मिले, पीछे वाले बैठ गए। तो गांधी ने समझ लिया यार यार मेरा गंतव्य नहीं हो सकता। एक बात याद रखिए, स्वतंत्रता क्या कहती है? जो मर्जी वो करेंगे। स्वराज्य क्या करता है? जो करने लायक हो वो काम करिए, नैतिक रूप में उचित काम करिए। और पहले किस पर नियंत्रण रखेंगे? पड़ोसी पर या अपने पर? अपने पर। अपने पर नियंत्रण बना या नहीं बना? स्वराज्य यानी हमारे ऊपर किसका नियंत्रण होना चाहिए? क्योंकि याद रखिए, हमारे ऊपर नैतिक नियंत्रण की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे अंदर दो चीज है। हमारे अंदर एक तरफ सम्राट किलविस है, कभी कभी जाग जाता है। हमारे अंदर शक्तिमान भी है। स्वराज्य कब होगा? सम्राट किलविस आसुरी प्रवृत्तियों को जगाएंगे, दैवी। यू आर हैविंग टू टाइप्स ऑफ एलिमेंट, डिवाइन एज वेल एज द एविल टेंडेंसीज। और इसीलिए स्वराज्य का मतलब क्या होता है? अपने ऊपर नियंत्रण। कैसा? नैतिक, आत्मिक। आपका अपने ऊपर नियंत्रण होगा, टीचर्स का नहीं। टीचर आपके ऊपर नियंत्रण करे, स्वराज्य नहीं है, ये दूसरे का राज्य है। अपना राज्य लिखने के बाद पहला, स्वराज्य एक वैदिक शब्द है। स्वराज्य एक वैदिक शब्द है जिसका अभिप्राय आत्मनियंत्रण है, सेल्फ कंट्रोल। स्वराज्य एक वैदिक शब्द है जिसका अभिप्राय आत्मनियंत्रण है। अथवा नैतिक नियंत्रण है। इट इज मॉरल कंट्रोल ओवर सेल्फ। आत्मनियंत्रण है अथवा नैतिक नियंत्रण है। अब एक बात याद रखिए, एक ही चीज को दूसरे से तुरंत इंटरलिंक कर सकते हैं। कैसे? अगला पॉइंट। इसीलिए गांधी ने कहा, देयरफॉर गांधी सेड दैट व्यक्ति का जीवन सत्य, अहिंसा, अस्तेय, इसलिए व्यक्ति का जीवन सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य से संचालित होना चाहिए। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य से संचालित होना चाहिए। Therefore, Gandhi said that the life should be motivated by truth, non-violence, non-stealing, non-poison, celibacy। अब इधर देखिए, जो ये 5 सिद्धांतों से चलेगा वही धार्मिक है, वही नैतिक है, वही स्वराज्य है। इसे देखिए, स्वराज्य का अपने ऊपर नैतिक नियंत्रण। और नैतिक नियंत्रण कैसे? मतलब कभी दुख आ जाए तो भी अच्छी बात है, सुख आ जाए तो भी अच्छी बात है, नैतिक नियंत्रण। इसलिए कभी कष्ट आ जाए तो आप इतने घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ईश्वर का दिया गया है, द फेज ऑफ लाइफ।
और कभी कोई अच्छी बात आ जाए तो भी अच्छी बात है। इसलिए अपने ऊपर नैतिक नियंत्रण होना चाहिए। अब जरा सोच के देखिए, जब आप तनाव में आते हैं, स्वराज्य आपका खत्म हो गया। जब आप पड़ोसी का देख के दुखी होते हैं, स्वराज्य खत्म हो गया। जब पड़ोसी के देख के, यार इसके पास इतना अच्छा मोबाइल, काश मेरे पास होता, स्वराज्य नहीं है। दूसरे के प्रति कई बार गलत टिप्पणी करते हैं, फिर स्वराज्य नहीं रहा। पहले अपने ऊपर तो नैतिक नियंत्रण रखिए। अब जरा सोच के देखिए, अपने ऊपर नैतिक नियंत्रण किसने सिखाया? मार्क्सवाद ये बात नहीं करता। मार्क्सवाद कहता, नाना भाई जिस दिन भौतिक परिस्थितियां ठीक हो जाएंगी। इसलिए आप याद रखिए, कभी भी गांधीवाद कंपेयर करिए तो मार्क्सवाद, दारवाद को जितनी विचारधारा है पर हम कंपेयर कर लें। मार्क्सवाद कहता है जिस दिन भौतिक परिस्थितियां ठीक हो जाएंगी, उत्पादन के साधनों पर सभी व्यक्तियों का नियंत्रण हो जाएगा, उस दिन व्यक्ति अपने आप अच्छा हो जाएगा। संदेह है इसमें। मुझे भी ऐसा लगता था। मुझे ऐसा लगता था नहीं, गरीबी समाज में बड़ी समस्या है, गरीबी, विषमता। लेकिन यकीन मानिए, जब मैं दिल्ली में रहना शुरू किया तो मैंने देखा बगल पड़ोस में ऐसा व्यक्ति जिसको आर्थिक रूप में कोई कमी नहीं, आदत खराब है। याद रखिए दोस्तों, आर्थिक समानता से सारी समस्याएं आ जाती। इस देश में कौन चौकसी है? मुकुल चौकसी है। नीरव कौन? मेहुल चौकसी। गरीब लोग हैं, अमीर लोग हैं, देश को चूना किसने लगा रखा है? तो मार्क्सवाद ये मानता है आर्थिक परिस्थितियां बदलेगी, आप ठीक हो जाओगे। हमें डाउट है। भौतिक परिस्थितियों से मानव ठीक हो जाए, संदेह का विषय है। और आप देखिए, और उदारवाद कर अकेले छोड़ दो। अरे अकेले कैसे छोड़ दें? वो पीने खाने लगेगा जो नहीं खाना चाहिए। एक बार आप अकेले छोड़े गए हैं दिल्ली में, कई बार ऐसी चीजों के प्रति मन आकर्षित होता है जहां नहीं होना चाहिए। सही बात है भाई। हर व्यक्ति उसी फेज से, मैं जिस फेज में आप हैं उसी फेज में कभी मैं भी था। तो ऐसा थोड़ी जिस दुनिया में आप रहते हैं उस दिन दुनिया में नहीं रहता, मैं भी देख रहा हूं। इसे याद रखिए, आप याद रखिए, परिवार में कितना बड़ा बंधन होता है। आप कभी कुछ खा पी के आएंगे, माँ मुंह सूंघेगी, क्या खा के आए हो? यहाँ दोस्तों कोई नहीं, आजाद। आजादी है, नैतिक पतन हो रहा है। बताओ। इसलिए मॉरल सेल्फ कंट्रोल पहली बात क्या है? जो उदारवाद नहीं करता, मार्क्सवाद नहीं करता। वैसे आप कुछ लोग कह सकते हैं, ना ना भाई उदारवादी चिंतन में ग्रीन वगैरह बात किया करते थे। ऐसा नहीं, उदारवाद में बिल्कुल इसका उल्लेख नहीं है। ग्रीन एक ऐसा विचारक था, मिल ऐसा विचारक था जो बार बार उदारवाद, अदरवाइज उदारवाद तो मेटलिस्ट है। उदारवाद और मार्क्सवाद का बेसिक आधार ही मेटलिज्म है, भौतिकवाद। भौतिकवाद, हाँ उदारवाद में कुछ चीजें हैं, ग्रीन ने कहा, मिल ने कहा, नैतिक उत्थान, नैतिक उत्थान, मॉरल सेल्फ रियलाइजेशन। और भारत में टेंडेंसी शुरू से है, नहीं भाई पहले अपने ऊपर नियंत्रण करो, अपने ऊपर। लेकिन सवाल ये है, गांधी आप कहेंगे ये तो भाई बड़ी आदर्शवादी बात होती है, आप अपेक्षा करते हैं गरीबों से हम नियंत्रण करें। गांधी ने उसका जवाब दिया, इसे याद रखिए, आत्मनियंत्रण अधिकार है या कर्तव्य है? अगला पॉइंट। इसीलिए गांधी का प्रसिद्ध कथन है, इसे गांधी का प्रसिद्ध कथन है कि यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्यों का सही निर्वहन करे, यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्यों का सही निर्वहन करे तो उसे अधिकार अपने आप प्राप्त हो जाएंगे। यदि प्रत्येक व्यक्ति कर्तव्यों का सही निर्वहन करे तो उसे अधिकार अपने आप प्राप्त हो जाएंगे, या अधिकारों के लिए कभी संघर्ष नहीं होगा। यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्यों का सही निर्वहन करे तो उसे अधिकार अपने आप प्राप्त हो जाएंगे।
सॉरी, अधिकारों के लिए संघर्ष नहीं होगा। It means in a case where each and every one performs his real duty, there will be no conflicts for the rights. और आज आप देखिए, उदारवादी चिंतन ने क्या बताया? हमारा अधिकार। उदारवादी चिंतन ने क्या कहा? हमारा अधिकार समाज के विरुद्ध है। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, गांधी व्यक्तिवादी थे या समुदायवादी थे? सच मानिए, भारतीय चिंतन में ये डिबेट नहीं है। ये पूरा लिबरल चिंतन मार्क्सवाद का पैटर्न है। उदारवाद, समुदाय पहले आता है, व्यक्ति पहले आता है, और पश्चिम फिर वहीं घूम के पहुंच रहा है कि ना भाई समुदाय बड़ा इंपॉर्टेंट है, समुदाय को हम छोड़ नहीं सकते। सच पूछिए, ये कहना बड़ा कठिन है। गांधी का ये स्टेटमेंट मेंस एग्जाम में पूछा गया है कि यदि हर व्यक्ति अपने कर्तव्य का निर्वहन करना शुरू कर दे, अधिकारों के लिए संघर्ष होगा ही नहीं। और संयोग की बात है, कल प्रधानमंत्री भाषण दे रहे थे, ये बात उन्होंने कही, हमारे देश में लोग कर्तव्य की बात भूल गए हैं, हर व्यक्ति अधिकार ही अधिकार की बात करता है। और ये प्रधानमंत्री कोई नया स्टेटमेंट नहीं है, सब गांधी जैसे लोग पहले ही कह चुके थे। कर्तव्य की बात अब समाज में इसीलिए समस्या मची हुई है। हर व्यक्ति दूसरे खामी देखने में इन्वॉल्व है कि आपने ये नहीं किया, आपने ये नहीं किया, आपने ये नहीं किया। और कई बार तो मैंने पढ़े लिखे बच्चों को देखा है, पेरेंट्स ऐसे बात कर देते हैं, हमारे लिए सुविधाएं नहीं मिली, तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया। पेरेंट्स ने बच्चों को पैदा कर दिया, उससे ज्यादा एहसान उनके जीवन के लिए दूसरा कोई, उसके बाद उन्होंने जो भी किया सब बोनस है। जो बचपन में 2-4 साल पालन पोषण कर दिया, उसका जीवन में कोई हिसाब किताब नहीं है। वो हिसाब किताब हमें उस दिन पता चलता है जिस दिन हम अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं। दुर्भाग्य की बात है, लोगों को ये बात देख के समझ में नहीं आती, हैरानी की बात है। तो अपने बच्चों के प्रति कितने लालायित रहते हैं, उनको चोट लग जाए कितना उनको दर्द, और जब माता पिता को चोट लगते हैं कोई बात नहीं, हो गया, क्या बूढ़े पे 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 चिल्ला रहे हो। बचपन में कई बार हम भी चिल्लाते थे उसे, उन्होंने हमें कभी नहीं डांटा दोस्तों। बस यही है कर्तव्य, ड्यूटी फॉर, कांट ने कहा था ड्यूटी फॉर ड्यूटी सेक, कर्तव्य की बात आप सोचिए। इसलिए गांधी ने पूरे विचार को अलग कर दिया। तो गांधी व्यक्तिवादी हैं, समाज को प्राथमिकता देते हैं। अगला पॉइंट, कि उदारवादी, फिर हम कंपेयर कर देते हैं। अच्छा, मैं कंपेयर बार बार क्यों कर रहा हूं? अब सिलेबस को ध्यान से अब देखिएगा। गांधी विचारक में भी लिखा गया है, गांधीवाद में भी लिखा गया है, और राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी लिखा गया है। या 3 गांधी है, एक ही गांधी है? एक ही गांधी है। इसे कई बार आप कहते हैं अच्छा एक चीज हमने बताया था, आप कहते हैं सर दूसरी जगह नहीं बताया। अरे वही गांधी एक ही है। प्रश्न पूछने का तरीका 3 होगा। कैसे 3 होगा? जब भारतीय विचारकों के साथ गांधी को पूछा जाएगा तो डॉक्टर अम्बेडकर, एम.एन. रॉय से कंपेयर किया जाएगा। गांधीवाद को थियरी में पूछा जाएगा, उदारवाद मार्क्सवाद से कंपेयर किया जाएगा, और गांधीवाद को राष्ट्रीय आंदोलन में तो ऐतिहासिक घटनाओं से कंपेयर किया जाएगा। पूछने का तरीका 3 होगा, पढ़ने का तरीका 3 नहीं है। गांधी तो एक ही है। तो कई बार एक जगह हम बताते हैं जो छूटा है, सर यहाँ गांधी लिखा था, वहां गांधी लिखा था, आपने एक ही गांधी बताया। गांधी तो एक ही है यार। नारीवाद एक है कि 2 है? मानवाधिकार तो एक ही है भाई यार। पॉलिटिक्स हर जगह 3 यूज है। सिलेबस में रिपीटिशन बहुत है, ध्यान से देख लीजिएगा। अगला पॉइंट क्या लिखा आपने? उदारवाद और समाजवाद लिखने की बात है। पॉइंट है उदारवाद और समाजवादी विचारधारा उदारवादी और समाजवादी विचारधारा के बीच ये बहस विद्यमान रही है कि व्यक्ति पहले है या समुदाय। The conflict between individual and community is very much visible in debate of liberalism and socialism. उदारवादी समाजवादी विचारधारा में बड़ी बहस विद्यमान रही है, व्यक्ति पहले है या समुदाय। और देखिए, और अधिकार पहले है अथवा कर्तव्य।
right is more important or duty is more significant? This has always been the point of contention. पहले कर्तव्य है या पहले अधिकार है? परंतु गांधी के चिंतन में यह विवाद नहीं है। We can't find out this dispute in Gandhian thought, क्योंकि गांधी व्यक्तिवादी विचारक हैं। गांधी इज अ इंडिविजुअलिस्ट थिंकर। गांधी व्यक्तिवादी विचारक है। अच्छा, आप याद रखिए, गांधी बहुत बड़े व्यक्तिवादी विचारक हैं। मतलब कहा जाता है गांधी ऐसा कोई व्यक्तिवादी था ही नहीं। लेकिन अच्छा देखिए, एक हम कंपैरिजन कर दें, आगे हम इसको बताते हैं थिंकर में, या उदारवाद कंपेयर करिए। लॉक में भी व्यक्ति पहले आता है, हॉब्स में भी व्यक्ति पहले आता है, लेकिन हॉब्स और लॉक का व्यक्ति क्या है? बेंथम में भी व्यक्ति पहले आता है। बेंथम ने क्या कहा? व्यक्ति का मूल उद्देश्य ज्यादा सुख अर्जित करना। लॉक ने कहा अपनी खुशी ढूंढना। बेंथम ने कहा जीवन की सुरक्षा करना। व्यक्ति तो पहले रखा है, लेकिन व्यक्ति की व्याख्या भौतिक है या नैतिक? भौतिक है, उदारवादी परंपरा में। और आप देखिए, मार्क्सवादी परंपरा में यही बात तो कही कि व्यक्ति पैदा हुआ और उद्योग में लग गया, तो उद्योग ने उसे ऐसा जकड़ लिया, मालिक बन गया, मजदूर बन गया। इसलिए गांधी वाज हाईली आउट एंड आउट इंडिविजुअलिस्ट। गांधी ऐसा कोई बड़ा व्यक्तिवादी था ही नहीं। उन्होंने जो सोचा वही कहा, जीवन में हमेशा अपनी बात कही। थे तो बड़े सीधे, लेकिन विचारों के प्रति गांधी की चिंतन में खास बात है, बहुत सारे लोगों ने अपने चिंतन को बार बार चेंज किया। कभी कोई समाजवादी था, मार्क्सवादी बन गया, मार्क्सवादी था, समाजवादी बन गया। गांधी डॉक्टर अम्बेडकर ने कभी जीवन चेंज नहीं किया अपना, जो शुरू से थे वही अंतिम तक थे। इसे व्यक्ति तो है, व्यक्ति सबसे पहले है, लेकिन व्यक्ति है कैसा? अगला पॉइंट। परंतु क्या? लेकिन गांधी का व्यक्ति नैतिक है, मॉरल अंडरलाइन। गांधी का व्यक्ति नैतिक है। और आप याद रखिए, नैतिक व्यक्ति पूरे समुदाय की भलाई कामना करेगा, केवल अपनी। अगला पॉइंट। और नैतिक व्यक्ति का स्पष्ट अभिप्राय है जो पूरे समुदाय की भलाई के लिए कार्य करे। Here morality means any person who is working for the well-being of entire community. जो पूरे समुदाय की भलाई के लिए काम करे वो नैतिक है। इसलिए बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है कि आप देखेंगे गांधी के विचार में ये कहना बड़ा मुश्किल है कि वो व्यक्ति को पहले रखते हैं या समुदाय को पहले रखते हैं। उनमें कोई विरोधाभास सही नहीं है। और सच में फिर वही बात, हर व्यक्ति कर्तव्य का पालन करे, समुदाय टकराव कभी नहीं होगा। भाई हर व्यक्ति और एक ही बात है, नैतिक होने का सत्य, हिंसा, स्तेय, परिग्रह, ब्रह्मचर्य। जब इन सिद्धांतों का पालन करेंगे न कभी राज्य से टकराव होगा और न ही कभी व्यक्ति से टकराव होगा। हमारे पड़ोसी के बीच झगड़े का मूल कारण क्या है? आप देख लीजिए, नैतिकता थोड़ी है। इसे गांधी में ये कहना बड़ा कठिन है कि पहले व्यक्ति को मानते हैं, पहले से उनमें संघर्ष ही नहीं है। और सामान्यतः नैतिकवादी व्यक्तियों में ये बात होती ही नहीं। नैतिकवादी अपने हित की बात नहीं करते। भौतिकवादी नैतिकवादी विचारक में बेसिक डिफरेंस आ जाता है।
नैतिकतावादी समुदाय की भलाई की बात करते हैं, भौतिकवादी केवल स्वार्थ की बात, अपना हित, अपना भला जग भला। लेकिन अब स्वराज्य की बात कैसे समाज के उत्थान से जुड़ गई? तो स्वराज्य केवल हमें अपना चाहिए, सामूहिक स्वराज्य चाहिए। इसलिए एक बात याद रखिए, विवेकानंद से एक बात पूछा भी गया था, उनका मुझे अपने मोक्ष की चिंता नहीं है, मैं तो पूरे समाज के मोक्ष की चिंता करता हूं। और विवेकानंद ने कहा भी था, जो समाज का सबसे वंचित गरीब है वही तो दरिद्र नारायण है। मैंने कहा भाई, इन्हीं की सेवा करना हमारे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है, यही सबसे बड़ा धर्म है। वो प्रभाव गांधी तक भी आता है, क्योंकि भारत की जो परंपरा थी एक ही ट्रेडिशन में आगे बढ़ती है, वो प्रभाव बाकायदा गांधी तक दिखता है। इसे गांधी ने बाकायदा कहा कि आखिर में सवाल है कि हमें ही स्वराज्य मिल जाए, पूरे समुदाय को स्वराज्य मिले। इसमें कोई स्वराज्य के कई आयाम है। पहला नैतिक है। अगला पॉइंट, गांधी का स्वराज्य केवल नैतिक ही नहीं है, गांधी का स्वराज्य इट्स नॉट ओनली मॉरल, स्वराज्य इज नॉट ओनली मॉरल कॉन्सेप्ट, बल्कि है राजनीतिक भी है। राजनीतिक भी है, इट्स पॉलिटिकल टू, जिसके अंतर्गत साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद की समाप्ति होगी, which will abolish the imperialism, colonialism, जिससे साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद की समाप्ति होगी और भारत में विकेंद्रित शासन स्थापित होगा। फिर वही बात, पंचायती राज विकेंद्र जो हमने पहले बता दिया। एंड देयरफॉर देयर विल बी a decentralized government will be set up in India। तो एक विकेंद्रित शासन होगा, इसे उनका राजनीतिक स्वराज्य का राजनीतिक पक्ष कैसा है? संसदीय शासन नहीं, संसदीय शासन अपना ले तो स्वतंत्रता होगी, स्वराज्य नहीं। भाई स्वतंत्रता के लिए नैतिक उत्थान की आवश्यकता नहीं है। स्वराज्य कैसा होगा? पूरा कॉलोनियल सिस्टम चेंज किया जाएगा। स्वराज्य इज नॉट एन इंक्रीमेंटल चेंज, इट्स रेडिकल चेंज बट थ्रू मॉरल मीन्स। भाई स्वराज्य क्या होगा? व्यवस्था में परिवर्तन, केवल शासक का बदल जाना, ये आजादी होगी। उन्होंने कहा भी था कि हमारी आजादी ऐसे नहीं है, अंग्रेजों के बजाय भारतीय शासन करने लगे। उधर सोच के देखिए, 1947 के बाद स्वराज्य प्राप्त हुआ या स्वतंत्रता प्राप्त हुई? भाई स्वतंत्रता मिली, सिस्टम तो अंग्रेजों के जमाने के जेलर का ही है। संसदीय शासन, ब्यूरोक्रेसी, कानून, 1860 कानून आज तक हमारे देश में चल रहे हैं। तो गांधी का स्वराज्य बहुत ही व्यापक मायने में था। गांधी के स्वराज में पार्टी नहीं रहेगी, ये नौकरशाही नहीं रहेगी, ये केंद्रीय शासन रहेगा। तो गांधी का स्वराज्य बहुत ही आइडियलिस्टिक था। स्वराज्य का तीसरा पक्ष क्या होगा? अगला पॉइंट, उन्होंने स्वराज्य के सामाजिक पक्ष को, द सोशल डायमेंशन ऑफ स्वराज्य इज सर्वोदय, अपलिफ्टमेंट ऑफ ऑल। स्वराज्य का सामाजिक पक्ष क्या होगा? सर्वोदय, अपलिफ्टमेंट ऑफ ऑल। जो बात ध्यान देने की है, इट इज सर्वोदय, सभी का उदय या केवल मजदूरों का उदय? सभी का उदय या केवल गरीबों का उदय? सभी का उदय। तो आप याद रखिए, जो सभी के उदय की बात करेगा वो समाजवादी होगा या नहीं होगा?
तो गांधी समाजवादी है या नहीं है? लेकिन याद रखिए, समाजवाद के बजाय उन्हें किस शब्द को प्रेफर किया? सर्वोदय, समाजवाद नहीं। और समाजवाद सर्वोदय में देखिए, गांधी के विचार और समाजवाद में फर्क है। गांधी के सर्वोदय में विकेंद्रीय शासन होगा, समाजवाद में राज्य शक्तिशाली होगा। समाजवाद में लोकतांत्रिक समाजवाद आप पढ़ चुके हैं, वहां हर चीजों का वितरण राज्य करेगा। गांधी के स्वराज्य में शासन नहीं रहेगा, व्यक्ति पहले आएगा। और आप यदि लिखेंगे, गांधी लोकतांत्रिक समाजवाद में व्यक्ति की नैतिक उत्थान की चिंता नहीं है, अपलिफ्टमेंट ऑफ ऑल का मतलब है। गांधी दक्षिण अफ्रीका में थे, टॉलस्टॉय फॉर्म बनाए, फेनिक्स फॉर्म बनाया उन्होंने। दक्षिण अफ्रीका में थे तो पूरा छात्रों का एक दल उनसे मिलने आया। वो छात्रों का दल यूरोप से आया था, तो गांधी से मिलने आया। उन्होंने तो गांधी जी हम चाहते हैं समाजवाद पर आप कुछ हमें बताएं। गांधी ने कहा अच्छी बात है, समाजवाद पे पहले ये बताओ आप लोग क्या हो? उनका हम समाजवादी हैं। अच्छा, आप समाजवादी हो? उनका ये बताओ आप में से किन किन घरों में नौकर काम करते हैं? सारे बच्चों ने हाथ उठा दिए। गांधी ने कहा समाजवादी नहीं हो, समाजवादी सिद्धांत पढ़ के आए हो, दोनों फर्क है। पहले अपने घरों से नौकर हटाओ, अपना काम खुद करो, उसके बाद समाजवादी हो गए। गांधी जैसा व्यक्ति अपना टॉयलेट खुद भी साफ करता था, तो आप समझ सकते हैं। गांधी अपना चप्पल खुद बनाते थे। और गांधी कहा करते थे भोजन हम शरीर के लिए करते हैं, इसलिए शरीर से श्रम के द्वारा ही आप भोजन करेंगे, बौद्धिक श्रम नहीं। बिना शरीर से श्रम किए हुए आप खाना खा ले रहे हैं, पाप है, हजम नहीं होगा, हजम खराब हो जाएगा, डॉक्टर कुछ भी बताए दोस्तों। और जरा सोच के देखिए, गांधी बड़े समाजवादी थे, लेकिन अभी समाजवादी होने का मतलब क्या है? श्रमिकों को मजदूरों से लड़ा देना, श्रमिकों को मालिकों से लड़ा देना, समाजवाद का मतलब ही आ गया। और हमारे यहाँ देखेंगे, जाति जाति से, धर्म धर्म को, और वर्ग वर्ग से लड़ा दिया गया। समाज कितनी भलाई हुई ये तो मुझे नहीं पता है। लेकिन सोचिए, गांधी ने दोस्तों सबको साथ लिया, तो जो नारा दिया था सबका साथ सबका विकास, रियली किससे लागू होता है? गांधी के लिए। बाकी तो नारे हैं कोई भी दे दे दोस्तों, और नारा तो लोग गांधी का ही देते हैं। ये भी याद रखिए, गांधी को लोग पढ़ते हैं राजनीतिक जीवन को शुरू करने के लिए। ये सवाल है गांधी की वो दृष्टि कहां से लाएंगे दोस्तों? गांधी का विजन कहां से लाएंगे? और हमारे यहाँ दुर्भाग्यपूर्ण ऐसी प्रवृत्तियां हुई, बाकी विचारधाराओं के लोग अभी भी गांधी की आलोचना कर देते हैं। अब भाई देखो, आलोचना तो हमारे भगवान की भी हो गई है, उसमें कोई दोहराई नहीं है। तो गांधी की आलोचना, उसमें कोई आपत्तिजनक बात नहीं है, लेकिन गांधी की आलोचना का पॉइंट लगता नहीं। अगर जो तो गांधी की भी आलोचना कर सकता है, इसका मतलब उसमें कुछ तो पूर्वाग्रह है। वो गांधी के हिसाब से गांधी को नहीं दिख रहा है, अपने हिसाब से गांधी को दिख रहा है। अच्छा हमारी समझ क्या है? हम लोग यार ये इतना नैतिकता की बात कोई कैसे कर सकता है? ना गांधी बहुत गोलमाल करता होगा, कंबल ओढ़ के घी पीता होगा। हाँ भाई, अपने हिसाब से दुनिया देखेंगे ना, ये हमारी समस्या है। इसलिए अब मान लीजिए कि ये देखो, विचारधारा एक है दोस्तों। एक व्यक्ति था, शराब पी रहा था, आधा बोतल भरा था, दूसरा उसके कमरे में आ गया। उसने सोचा यार आधा है, उसमें मुझे कितना मिलेगा? और दूसरा जो पी रहा था, उसने सोचा मैं जल्दी से पी जाऊं, इसको कम से कम शेयर देना पड़े, शराब बड़ी महंगी थी। दोनों अलग अलग अपना विचार लगा रहे हैं, शराब एक ही है। इसे अगर आप कभी कोई कड़वा है, कोई पीला सब आप पी रहे हैं, रात का समय है, कोई गेस्ट आपके यहाँ जो शराब वाला पीता होगा, ओ चल रहा है। और कोई बीमार व्यक्ति आएगा, अच्छा काढ़ा पी रहे हो आप। एक ही चीज है, दो लोग अलग अलग तरीके से देख रहे हैं, नजरिया बदल दीजिए, नजारा बदल जाएगा। अच्छा ग्रीन टी कभी आप पीजिए, उसका कलर कैसा आता है? वाइन जैसा ही आता है कलर। लेकिन जो बात ध्यान देने की है, गांधी ने कहा सर्वोदय, सभी का उदय। अच्छा गांधी जब बिरला वगैरह के यहाँ जाते थे, एम एन रॉय क्या कहते हैं, ये देखो बुर्जुआ, जाके बैठता कहाँ है? बिरला के पास। अरे भाई, बिरला के पास बैठना तब गुना होता जब गांधी ने अपने लिए व्यक्तिगत रूप में कुछ किया होता।
परिवार के लिए तो कुछ किया नहीं। बेटे उनके बहुत नाराज रहा करते थे। और दूसरी बात है, गांधी ने बिरला से जब मिलते थे, गांधी बिरला को ये समझाते थे, बिरला देखो ईश्वर की संतान हो। मैं लगता हाँ ईश्वर संतान है। उनका एक दिन मर जाओगे, कहा मर जाऊंगा। कई इतनी संपत्ति लेकर क्या करोगे, कहा गांधी बाबा ये बहुत अच्छी बात, कहा दान करो, दान करो जल्दी जल्दी। अमीरों को ही समझाते थे वो, और गरीबों को समझाते थे कि आपकी भलाई के लिए काम करेंगे हम। ये लो, हाँ। हमें क्यों पढ़ाना खराब काम है क्या दोस्तों? पढ़ाना अलग है, काम करना इससे बहुत मुश्किल है दोस्तों। मांगना इस सबके बस की बात नहीं दोस्तों, आदमी झल्ला जाता है। याद रखिए, यही तो समस्या है, दान हर व्यक्ति कर सकता है। अरे विद्या का मैं दान ही तो कर रहा हूँ दोस्तों। देखिए आपको तो आपके, हाँ हाँ दान कर रहे हैं, फीस तो ले लिया, दान कर रहे हैं। आप भाई आपके मन में बात बिताओगे, लेकिन सच मानिए दोस्तों। मैं अब देखिए अपनी तारीफ तो करी आती क्लास में, मैं बताऊंगा भी नहीं आपको। अब एक एग्जाम्पल अब देख लीजिए, जैसे कि हमारी जो नेट वाला नेट सीट वाली किताब में लिखी है, पोल साइंस में 10 लोग नेट जेआरएफ हुए होंगे तो 9 लोगों ने इस किताब को पढ़ा होगा। सोचिए कितना बड़ा दान हो गया दोस्तों। जिस विषय में कोई चीज मिलती नहीं उसमें नेट जेआरएफ सब भर गए। कई कई लोग तो ऐसे मुझे मिल जाते हैं जो ट्रेन में चल रहे हैं, सर मैं आप किताब पढ़ के प्रोफेसर हो गया, उनका हाथ मिलाओ हाथ मिलाओ। उनका मिठाई लेकर आना, आया नहीं कभी मिठाई लेकर आना। मजाक कर रहा हूँ मैं। अगले दूसरे में फायदा हुआ कि नहीं हुआ, जो भी आप काम करें ईमानदारी से करिए, समाज का बड़ा भला हो जाएगा। होगा कि नहीं भाई? जो आईएएस जो सिविल सर्वेंट होगा उनकी मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ भाई, किसी सिविल सर्वेंट बन जाए दोस्तों, कितना बड़ा जीवन में परिवर्तन होता है, यकीन मानिए। वो फीस से कंपनसेट थोड़ी होता है। जिस समय आप सिविल सर्वेंट, उसमें फीस तो भूल जाएंगे आप कि फीस भी कभी दिया था, उसके बदले में इतना बड़ा तो। लेकिन लिखने के बाद दोस्तों उसमें हम ज्यादा नहीं जाएंगे। अगला पॉइंट, अच्छा एक व्यवहारिक समस्या आपको बता दें। कई बार देखिए रियली में है, कई बार मैं चाहता हूं जो गरीब लोग हैं उनकी हेल्प करूं, लेकिन समस्या हमारे सामने ऐसी आई, जितनी बार मैं हेल्प किया पता चला आदमी फर्जी था, विश्वास टूटता है। तो मुझे फिर ये लगता है भाई गरीबों को हेल्प करना, गांव में आप जाकर हेल्प करिए। दिल्ली में जो गरीब होगा पहुंच ही नहीं पाता। अगर रियल हमारा इंटेंशन ऐसा होता है कि हम नीडी लोगों को हेल्प करें, लेकिन ऐसे ऐसे लोग प्रॉब्लम कर देते हैं दोस्तों, फिर हमारा विश्वास टूट जाता है, कौन हेल्प किया जाए किसको हेल्प न किया जाए। कई बार आपको लगता होगा, और कई बार उसमें सही आदमी फंस जाता है। मैं एक एग्जांपल आपको बताऊंगा। हमारे प्रेसिडेंट है और हरियाणा में इस समय एसपी है गंगाराम पुनिया। हरियाणा के शायद भिवानी में, भिवानी के एसपी है, भिवानी क्या करें, हाँ पहले फतेहाबाद में, सब भिवानी में गंगाराम पुनिया। आप विश्वास नहीं करेंगे, जब हमारे पास कोचिंग में है तो कभी कोई हरियाणा को जाके मिलेगा भी मेरा नाम लेके गंगाराम से। ही इज यंगेस्ट एसपी ऑफ हरियाणा इस समय। तो वो हमारे एडमिशन है, तो उसके पहले जब पूरी क्लास हो गई, जब उनका सिलेक्शन हो गया, तो मैं जान पाया कि बहुत ही गरीब फैमिली से थे, लेकिन कभी भी उन्होंने इसके बारे में, फीस के बारे में कुछ बोला ही नहीं। ये तब उनका पोस्ट मास्टर ग्रुप में पहले सिलेक्शन हो चुका था। बहुत गरीब फैमिली से थे। कई बार हमें पता चलता है जो रियल में गरीब था तो हमसे बोल ही नहीं पाए। अब लेकिन कोई और भी आ गया तो इससे थोड़ी व्यवहारिक समस्या हो जाती है, या तब समझेंगे जब सिस्टम में जाएंगे। आपके भी कई वो तो आपको लगता होगा ना ना यहाँ तो कोई हेल्प होती नहीं, ऐसा होती। कई बार ऐसा हमारे मन में आ जाता है, नजरिया दूसरा भी होता है कई बार। लिख लीजिए, क्या लिखा आपने? हाँ, स्वराज्य का सामाजिक पक्ष क्या है? अगला सर्वोदय। स्वराज्य का सामाजिक पक्ष है सर्वोदय। जैसे गांधी ने सामुद्रिक वृत्त के रूप में चित्रित किया, ओशियनिक सर्किल। जिसे गांधी ने सामुद्रिक वृत्त या
ओशियनिक सर्किल के रूप में चित्रित किया, सामुद्रिक वृत्त। दैट वाज डिपिक्टेड बाय गांधी इन फॉर्म ऑफ ओशियनिक सर्किल या सामुद्रिक वृत्त। अब सामुद्रिक वृत्त क्या है? ओशियनिक सर्किल का मतलब है, जैसे आप देखेंगे, यानी गांधी का सर्वोदयी समाज कैसा होना चाहिए, इसीलिए न तो उदारवादी है न मार्क्सवादी। ये गांधी का अपना विचार है, सभी को उत्थान की बात करते हैं, अमीर गरीब की बात नहीं है, बल्कि पूरे समुदाय को उत्थान होना चाहिए। और सामुद्रिक वृत्त कैसा है? जैसे आप देखेंगे कि ये समुदाय, ये समुद्र का मामला चलता है, ये समुद्र की बात चलते हैं। जैसे समुद्र में छोटी लहर बड़ी लहर को बनाती है, ओशियनिक सर्किल इज लाइक दैट। स्मॉल वेव्स क्रिएट लार्जर वेव्स, अदर लार्जर वेव क्रिएट्स मोर लार्जर वेव्स। इसी तरीके से समाज की सबसे छोटी इकाई है, वो बड़ी इकाई की भलाई के लिए काम करना चाहिए। तो सर्वोदयी समाज कैसा होगा? समाज की छोटी इकाई क्या है? व्यक्ति। व्यक्ति किसके भलाई के लिए काम करेगा? परिवार। परिवार किसके भलाई के लिए काम करेगा? समाज। समाज किसके भलाई के लिए काम करेगा? राज्य। या हमारा राज्य किसके भलाई के लिए काम करेगा? विश्व बंधुत्व। गांधी वाज सपोर्टर ऑफ पीस। जब जापान पे परमाणु बम का हमला हुआ था तो उसको क्रिटिसाइज गांधी ने किया था। गांधी ने कहा मेरे दिल पर बम का हमला हुआ, क्योंकि गांधी बाबा क्या बात करते हो, बेकार है। हमला हिरोशिमा नागासाकी पर, वो तुम्हारे दिल पर उनका ना, मेरे दिल पे हुआ, क्योंकि जापान के लोग भी तुम्हारे परिवार के भाग हैं। जापानीज आर लाइक द लार्जर फैमिली ऑफ इंडिया। अच्छा, यही तो भावना, विश्व बंधुत्व। भाई, आवर इंटायर वर्ल्ड इज आवर एक्सटेंडेड फैमिली। पूरा विश्व क्या है? हमारा विस्तारित परिवार है। इसलिए यही है सामुद्रिक वृत्त का विचार। तो सर्वोदयी समाज ऐसा होना चाहिए, सर्वोदयी समाज ऐसा होना चाहिए, यानी छोटा समुदाय बड़े के लिए काम करे। तो आप समझ जाइए, परिवार की भलाई होगी, व्यक्ति की भलाई अपने आप होगी। तो छोटा समुदाय हमेशा बड़े समुदाय के लिए काम करे। छोटा समुदाय व्यक्ति है, फिर उससे बड़ा व्यक्ति परिवार के लिए, परिवार गांव के लिए, गांव तालुका के लिए, तालुका खंड के लिए, जनपद के, ऐसे बढ़ता जाएगा। दैट इज ओशियनिक सर्किल। अगला, गांधी ने, ये गांधी के सर्वोदय का आर्थिक पक्ष, द इकोनॉमिक डायमेंशन ऑफ सर्वोदय। एक बात याद रखिए, जिसे पश्चिम में कहा जाता है, जिसे पश्चिम में आजादी या आत्मनिर्धारण की धारणा कही जाती है, उसे गांधी चिंतन में क्या कहा गया? स्वराज्य। जिसे पश्चिम में सोशल जस्टिस नाम दिया गया, वो गांधी में क्या है? सर्वोदय। और ये बात तो समझ आपको होनी चाहिए, गांधी सर्वोदय इज लाइक सोशल जस्टिस। क्योंकि पश्चिम के शब्दों का प्रयोग ही नहीं कर रहे हैं वो, भारतीय शब्दों का। इसे कहा भी जाता है गांधी वॉज वेरी मच ओरिजिनल थिंकर, जिन्होंने भारतीय समस्याओं के संदर्भ में अपने विचार दिए और उसी का समाधान प्रस्तुत किया। इस वजह से अब आप देखिए, गांधी का विचार, सर्वोदय का विचार कैसा है, उसका इकोनॉमिक डायमेंशन। अब देखिए, लिखने का तरीका है कि मान लीजिए कि हमारे पास स्वराज्य आ गया और स्वराज्य के हमें नैतिक पक्ष लिख दिया, उत्तरांशिक हो गया। उसका राजनीतिक आयाम, सामाजिक आयाम। अगला है आर्थिक। आर्थिक आयाम क्या है? अगला हेडिंग है इकोनॉमिक डायमेंशन ऑफ स्वराज्य। का मतलब क्या? ट्रस्टीशिप, संरक्षकता का विचार। इकोनॉमिक डायमेंशन ऑफ स्वराज्य इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रस्टीशिप। जो आर्थिक आधार है स्वराज्य का, वो संरक्षकता का विचार है, कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रस्टीशिप है।
अब देखिए फिर पूंजीवाद समाजवाद के बीच कैसे अंतर आ गया गांधी के विचार में। अगला पॉइंट, उदारवादी ट्रस्टीशिप के विचार को देखें। उदारवादी यह मानते हैं कि संपत्ति पर व्यक्ति का नियंत्रण होना चाहिए। Liberals think that the property should be owned by individuals. उदारवादी ये मानते हैं कि संपत्ति पर व्यक्ति का नियंत्रण होना चाहिए। जबकि समाजवादियों का विचार है कि संपत्ति पर समुदाय का नियंत्रण होना चाहिए। However, socialists believe the community's ownership over the property. समाजवादियों का विचार है कि संपत्ति पे समुदाय का नियंत्रण होना चाहिए। संपत्ति पर समुदाय का नियंत्रण होना चाहिए। अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात है। अब देखें, उदारवादी विचार अलग है और अपने आप में गांधी का विचार कितना बैलेंस व्यू है। एक बात आपको याद लगे, अगर संपत्ति पर केवल व्यक्ति का नियंत्रण होगा तो निश्चित तौर पर उसका समाज के प्रति कर्तव्य ही नहीं। उदारवादी यही कहे भाई हमारी क्षमता का परिणाम है संपत्ति। क्या है, मैं प्रतिभाशाली व्यक्ति हूँ, मैं क्षमतावान व्यक्ति हूँ। लेकिन आप देखेंगे और फिर गांधी का हर जगह गांधी का आध्यात्मिक चिंतन आ जाता है। अगर व्यक्ति ही ईश्वर की देन है तो संपत्ति हम लाए या ईश्वर ने दी। इसलिए संपत्ति का मालिक न समुदाय है न व्यक्ति है। कौन है? ईश्वर। फिर व्यक्ति क्या है? संपत्ति का ट्रस्टी। अगला पॉइंट, गांधी ने आध्यात्मिक और नैतिक चिंतन का प्रयोग करते हुए कहा, while utilizing the spiritual and moral thought, गांधी ने आध्यात्मिक और नैतिक चिंतन का प्रयोग करते हुए कहा कि संपत्ति भी ईश्वर की देन है। Even property is a gift of God. Even the owner of property is God. संपत्ति ईश्वर की देन है। एक बड़ी लोक प्रचलित कहावत है, सबे भूमि गोपाल की। अब अच्छा, एक बड़े धार्मिक व्यक्ति के यहाँ मैं गया कभी, बड़े आध्यात्मिक किस्म व्यक्ति है, तो बड़ा अच्छा मकान पर बनवा रखे थे, तो मुझे घर दिखाने लगे। मैंने कहा ये बड़ा आलीशान होगा। सब प्रभु का है। भाई उनका सब प्रभु का है। मैंने कहा ये तो गांधी पढ़ रखा है क्या है आदमी ये। गांधी पढ़ा, आध्यात्मिक चिंतन गांधी का चिंतन था। तो बाद में पूजा घर बनवाया था। मैंने कहा ये तो और अच्छा है। उनका बस यही मेरा है, बाकी सब किसका है? ईश्वर का। प्रभु किसके हैं? मेरे। अब याद रखिए, ये विचार, यही विचार गांधी का है। आपको संपत्ति पे घमंड नहीं होना चाहिए कि आपके पास बहुत संपत्ति है, मेरे पास बैंक है, बंगला है, गाड़ी है, तुम्हारे पास क्या है? व्यक्तिवादी सोच ऐसी होती है कि मेरे पास ये है, मैं बड़ा प्रतिभाशाली व्यक्ति हूँ। और कई लोग तो ऐसे ही गए। अच्छा, भौतिकवादी व्यक्ति पे संपत्ति आ जाए तो संभलती नहीं। मैं कहीं मुंबई में शादी में गया था, देखा मैं 2-3 किलो गोल्ड पहन रखे थे। मैं कह रही बप्पी लहरी का बरंडा कहाँ से आ गया यार। और एक तो आदमी देखा, मैंने जूता वूता भी गोल्ड पहन के आया था। और किसी मेल की बात मैं कर रहा हूँ, गोल्ड का मतलब ऐसा ऐसा सब पहन कर रखा था। ये भौतिकवादी व्यक्ति की प्रवृत्ति है। इसलिए जो आध्यात्मिक व्यक्ति आता है वो संपत्ति का सही सदुपयोग करेगा, समाज की भलाई के लिए किया जाए, सबका बंटना चाहिए। इसी बात याद रखिए, प्रसाद जितना बढ़ता है उतना अच्छा होता है प्रसाद एक ही आदमी खा जाए।
प्रसाद आप बांटते क्यों है? ईश्वर की देन है। और संपत्ति भी ईश्वर की देन है, तो बटनी चाहिए, एक ही आदमी हड़प कर जाए। जो बट गया वो प्रसाद है, और जो बट गया वो ईश्वर है। अब देखिए, सूरज सबके लिए बांटता है या अपनी रोशनी केवल कुछ लोगों घर में एंगल कर देगा? बारिश सबके लिए बढ़ती है, कुछ लोगों के लिए। इसे क्या सीखिए? बटना। लड़कियां नहीं बांटती कोई चीज। कई कई देर में भी एक्सेप्शन, लेकिन मेरा अनुमान ऐसा, पता नहीं क्यों, पता नहीं। अच्छा, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा दोस्त। बस सॉरी, वो डिबेट कोई उसको बुरा मान ले। अच्छा, मेरा इंटेंशन ऐसा होता नहीं, मतलब कोई वो जेंडर बायसनेस ना। अच्छा, अगला पॉइंट, अगला दैट में भी एक्सेप्शन, सब लोग ऐसे होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अरे क्या वो क्या क्या लिखा आपने? क्या लिखा आपने? संपत्ति ईश्वर की देन है, और और व्यक्ति संपत्ति का मालिक, व्यक्ति संपत्ति का संरक्षक है। इंडिविजुअल इज ओनली ट्रस्टी ऑफ प्रॉपर्टी। व्यक्ति संपत्ति का संरक्षक है, इसीलिए जो संपत्ति व्यक्ति की आवश्यकता से अधिक हो, जो संपत्ति व्यक्ति की आवश्यकता से अधिक हो, उसे दान करना चाहिए। दान, डोनेशन, चैरिटी। जो संपत्ति व्यक्ति की आवश्यकता से अधिक हो, उसे दान करना चाहिए। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात देखेंगे, सारे धर्मों का मूल आधार दान है। किसी भी धर्म में आप देखिए, क्रिश्चियनिटी में चैरिटी इतना ज्यादा चलती है, इस्लाम में जकात है, और हमारे यहाँ पहले से दान था। यानी याद रखिए, ये धर्म का बड़ा महत्व है। धर्म का प्रयोग करके समाज में आप कितना बड़ा बदलाव ला सकते हैं। भाई, व्यक्ति धार्मिक है, और व्यक्ति धार्मिक है, दानों से ले सकते हैं। अगर सोच के देखिए, दान से पूरे समाज की भलाई संभव है। दान से भलाई की जा सकती है। और अगर हमें लगता है ना भाई सरकार सब कुछ कर देगी, सरकार सब कुछ नहीं कर पाएगी, सरकार के पास सीमित संसाधन है, वह सरकार को जो आप दे रहे हैं वही लौटाएगी। इसलिए धार्मिक संस्थाओं को, सामुदायिक संस्थाओं को आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए आज आप देखेंगे, आजकल लोग कहते हैं गवर्नमेंट नहीं, गवर्नेंस का विचार है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये क्या बात आई? सबका हिस्सेदारी है समाज को अच्छा करने में, केवल सरकार नहीं काम कर पाएगी। गांधी ने बहुत पहले कहा, कितना मनोवैज्ञानिक विचार है। देखिए, संपत्ति आपसे छीनी नहीं जाएगी, तो कहे संपत्ति छीन लेंगे व्यक्ति। और एक बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, कई बार मैं देखा है व्यक्ति टैक्स देने में कतराता है, लेकिन अगर उसके नाम से कोई स्कूल बन जाए, उस अच्छा देगा, मेरा नाम लिखा गया, टैक्स हमने दिया तो पता नहीं चला कहाँ खर्च हुआ। टैक्स देने में व्यक्तिगत प्रॉब्लम है, और व्यक्ति चाहता है कम से कम हमारे नाम छप जाए। अरे कोई पैसा दे, हम दोस्तों मोटे अक्षर में नाम लिखवा देंगे, नाम क्या दिक्कत है? इसी याद रखिए, दान से समाज को बदला जा सकता है। लोगों दोस्तों, गांधी प्रासंगिक है या अप्रासंगिक है? और हर व्यक्ति दान कर सकता है। दान के लिए अमीर होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगला पॉइंट, अगला, गांधी के अनुसार श्रमदान, संपत्ति दान, भूमि दान, श्रमदान, संपत्ति दान, भूमि दान और ग्राम दान भी किया जा सकता है। श्रमदान, भूमि दान, संपत्ति दान और ग्राम दान भी किया जा सकता है। यानी डोनेशन ऑफ लेबर, इवन डोनेशन ऑफ प्रॉपर्टी, और आप देखेंगे डोनेशन ऑफ विलेज,
यानी हर व्यक्ति दान कर सकता है। भाई जिसके पास संपत्ति नहीं वो श्रमदान करे। दान हर व्यक्ति कर सकता है, केवल संपत्ति का ही दान आवश्यक नहीं है। और एक गांव में आप दूसरे लोगों को बसा सकते हैं अगर गांव की जमीन खाली है। अब जरा सोच के देखिए, भूमि सुधार के लिए अच्छा विचार नहीं था और विनोबा भावे ने इसके लिए बड़ा प्रयास भी किया था। अब जरा सोच के देखिए, ऐसा ही लगता गांधीवाद का चिंतन इतना समग्र है, उसमें उदारवादी विचार भी है और समाजवादी विचार भी है। अब जरा सोच के देखिए, अगर दान से समाज का परिवर्तन होगा तो वर्ग संघर्ष समाज का परिवर्तन होगा या नैतिक तरीके से। लेकिन आप याद रखिए दोस्तों, लोगों ने दान देना बंद क्यों कर दिया? अविश्वास। अब ऐसे ऐसे लोगों ने दान ले लिया दोस्तों, निर्मल बाबा, विश्वास टूटा कि नहीं? आसाराम बापू, जो दान लेने वाले हैं खुद ही पूंजीपति बन गए, तो संपत्ति लूटना खसोटना शुरू कर दिया। इसीलिए ऐसे लोग बचे नहीं। राधे माँ, वैसे लोग दान लेंगे। अदरवाइज जो दान सही ले सकता है तो समाज को बिल्कुल बदल के, आज भी वो क्षमता है, समाज वही है, लोग भी वही है। इस वजह से गांधी का विचार बड़ा ही प्रासंगिक विचार दिखता है। तो मार्क्सवाद ने क्या कहा? वर्ग संघर्ष, और आप भौतिक रूप में समाज बदलिए, वर्ग श्रमिकों को आप इकट्ठा करिए। उदारवाद ने क्या कहा? संविधानवाद। गांधी ने हर चीज का समाधान क्या बताया? नैतिक, नैतिक आध्यात्मिक। और भारत में शायद ये बहुत प्रभावशाली हो सकता है। और सच मानिए, क्योंकि हम फिर कहते हैं देखिए, व्यवस्था, कई व्यवस्था बदलाव किया जाए, गांधी भी व्यवस्था के बदलाव की बात करते हैं। लेकिन व्यवस्था चेंज, गांधी ये कहना बड़ा कठिन है। गांधी आमूलवादी विचारक हैं, शांतिवादी विचारक हैं, विचारों के रेडिकल हैं, तरीका बड़ा ही स्पिरिचुअल है। इसमें हिंसा की कोई जगह नहीं है। इसलिए गांधी समानता की बात जब करते हैं, सर्वोदय की बात करते हैं, ऐसा लगता है कोई मार्क्सवादी बोल रहा है। लेकिन जो तरीका अपनाते हैं उसे तो नहीं, मार्क्सवादी हो ही नहीं सकते वो। जब गांधी समानता की बात करते हैं ऐसा लगता है समाजवादी है। लेकिन जो विकेंद्रीकरण की बात करते हैं, नैतिकता की बात करते हैं, तो लगता है ना भाई ये समाजवादी तो नहीं हो सकता। इसलिए गांधी के चिंतन में सारी एलिमेंट अवेलेबल हैं। अंतिम हेडिंग है पर्यावरणवादी विचार, द एनवायरमेंटलिस्ट थॉट इन गांधी। आज के जमाने में जो बड़ी समस्या है, एनवायरमेंटलिस्ट थॉट ऑफ गांधी। तो ये बात आप जानते हैं, जब हम आईआर में पढ़ते हुए हैं तो पर्यावरण के लिए कहते हैं आपको डीप इकोलॉजी, हम आईआर में पढ़ते हुए हैं, उन्होंने नैस ने कहा था। और आजकल पर्यावरण के संरक्षण के तरीके अपनाए, क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये सब एक माध्यम हो सकते हैं। लेकिन सच पूछिए, मानव को अच्छा बनाकर समाज की हर समस्या का समाधान, इसे तो नैतिकता हम पढ़ रहे हैं। नैतिकता का मतलब है कि लॉ से समाज रिफॉर्म हो जाता है, तो नैतिकता की आवश्यकता नहीं पड़ती। केवल अर्थव्यवस्था समाज चल जाता है, फिर नैतिकता की आवश्यकता है। इकोनॉमिक सिस्टम ठीक कर लीजिए। आपने यूपीएससी में एथिक्स पढ़ाना शुरू किया, मॉरल साइंस आजकल बच्चों को पढ़ाई जा रही है, क्योंकि हम चंद्रयान भेजने वाले हैं दोस्तों। सवाल ये है, चंद्रयान भेज दिया, कंप्यूटर से बात कर लिया, लेकिन उसके पीछे मानव ही तो है। तो व्यवस्था को बदलाव मानव को अच्छा कर कैसे न किया जाए। इसलिए ऐसी आदर्शवादी विचार प्रासंगिक कभी नहीं होते कि मानव में सुधार की संभावनाएं हमेशा रहेगी और मानव में क्षमता है। इसलिए हर चीज का समाधान आध्यात्मिक है। तो आध्यात्मिक नैतिक कैसे? पहला पॉइंट, गांधी ने कहा कि व्यक्ति अच्छा, थोड़ा उसमें सर्वोदय के विचार में एक बात मैं थोड़ा सा मिस कर गया। उसमें गांधी ने श्रम की महत्ता की बात की, जो उन्होंने सर्वोदय का विचार रस्किन सीखा था। तो थोड़ा जोड़ लीजिएगा, श्रम की डिग्निटी ऑफ लेबर।
सर्वोदय में जो उनका विचार सर्वोदय का प्रभावित था। और रस्किन, रस्किन किताब थी अनटू दिस लास्ट। तो सर्वोदय में एक बात लिख लीजिएगा, सर्वोदय का उनका विचार रस्किन से बड़ा प्रभावित था। रस्किन ने किताब लिखी थी अनटू दिस लास्ट, और कहा जाता है इसी का गुजराती अनुवाद था सर्वोदय। रस्किन ने अनटू दिस लास्ट लिखी थी। इसी का अनुवाद सर्वोदय था। अच्छा, अनटू दिस लास्ट में श्रम की गरिमा की बात की थी, और गांधी ने भी श्रम की गरिमा की बात की। तो गांधी कहा करते थे कि समाज के लिए जितने श्रम का मूल्य वकील का है, उतना ही श्रम का मूल्य नाई का है। द वैल्यू, भाई समाज में दोनों काम उपयोगी हैं। भाई समाज में अगर वकील है वो समाज काम करता है, नाई भी समाज काम करता है। तो अगर समाज में झाड़ू मारने वाले क्या अवमूल्यन आप मत करिए, क्योंकि हर व्यक्ति के श्रम का महत्व है समाज की भलाई के लिए। तो डिग्निटी ऑफ लेबर, श्रम की गरिमा की बात उन्होंने कही थी। और ये बात कहाँ सीखा उन्होंने? और याद रखिए, जिस दिन श्रम की गरिमा करने लगेंगे वही तो समाजवादी विचार है। डिग्निटी ऑफ लेबर इज अदर नेम ऑफ सोशलिज्म। तो लिखिए, अगर पर्यावरणवादी पहला क्या लिखा आपने? हाँ, गांधी ने कहा कि व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रकृति के पास क्षमता विद्यमान है। Even nature has abundance capability to fulfill the need of the people. परंतु एक व्यक्ति की लालच प्रकृति के द्वारा पूर्ण नहीं हो सकती। Even greed of an single individual can't be fulfilled by the nature. परंतु एक व्यक्ति की लालच को प्रकृति पूर्ण नहीं कर सकती। अच्छा, एक ये भी याद दिला दें, उन्होंने कहा था कम खाओ गम खाओ, यानी कम खाने का प्रमाद गांधी खुद ही थे। गांधी पहले भैंस का दूध पिया करते थे, और जब देखा कि शरीर बहुत बढ़ रहा है, आजकल लोगों को ध्यान किस पे है? शरीर बढ़ाने पे, मतलब कि अच्छा सा दिखे, पैक, मतलब 6 पैक 6 पैक क्या क्या होता है दोस्तों, वो सब दिखे। गांधी पैक को नीचे करते थे, आत्मिक शक्ति को बढ़ाते थे। तो आप याद रखिए, पिज्जा बर्गर खाने से क्या बढ़ता है, आत्मिक शक्ति या शारीरिक शक्ति? इसे गांधी हमेशा कहा करते थे। एक बात याद रखिए, गांधी ने, अब वही बात आ गई, स्वराज्य, जो स्वराज्य व्यक्ति होगा, खाने के लिए हम जी रहे हैं, जीने के लिए खा रहे हैं? खाने के लिए जी रहे हैं। अब ये ध्यान रखने की आवश्यकता है। गांधी ने इसलिए कहा था, तो गांधी का विचार था कि भाई हम जीने के लिए खाते हैं, खाने के लिए थोड़ी जीते हैं। और बात सीधी सी है। अच्छा गांधी दोस्तों, ये बड़ा डिबेट भारत में आएगा, आखिर में एक्सपीरियंस का महत्व ज्यादा होता है, संवेदना का महत्व ज्यादा होता है? गांधी में संवेदना बहुत ज्यादा थी। गांधी गरीब परिवार के नहीं थे, गांधी गरीब परिवार के नहीं थे। गांधी के साथ कभी कोई दुर्व्यवहार नहीं हुआ। कई बार ऐसा, हाँ, ट्रेन में फेंक दिया गया था, ऐसा हुआ था। दक्षिण अफ्रीका में इनको फेंक दिया गया था, ऐसा हुआ था उनके साथ। वैसे सामाजिक दुर्व्यवहार उनके साथ कभी नहीं हुआ। लेकिन गांधी में सेंटिमेंट इतना ज्यादा था, उनमें मानवता भरी पड़ी थी। अदरवाइज आप देखिए, कई बार लोग कहते हैं जाके पैर न फटी बेवाई, सो का जाने पीर पर आई।
लेकिन कई बार यही मानवता की बात है कि जरूरी नहीं कि हर सामाजिक कार्यकर्ता को गरीब ही होना पड़े। गरीब लोग भी बहुत आगे आते हैं, लेकिन भाई दूसरे भी लोग हैं। और इसलिए गांधी ने हमेशा कहा, जब उनका आध्यात्मिक चिंतन हर जगह है, अपरिग्रह, एक ही बात को अपने साथ गांधी याद रखिए, सत्य अहिंसा अस्तेय परिचय, इस फिलॉसफी को लगा दीजिए, हर समस्या इकोनॉमी हो जाए। अब बताइए उनका जीवन का सिद्धांत क्या है, परिग्रह या अपरिग्रह? और भौतिक दुनिया, उदारवाद किसको बढ़ाता है? परिग्रह को। समाजवाद किसकी बात करता है? गांधी ने कहा अपरिग्रह। इसलिए याद रखिए, अगर कुछ संचय करना है, आत्मिक शक्ति को बढ़ाइए। अगला पॉइंट, अगला। गांधी अपरिग्रह को अत्यधिक महत्व देते हैं। फॉर गांधी, नॉन पॉजिशन इज इसेंशियल। अपरिग्रह को अत्यधिक महत्व देते हैं, इसीलिए प्रकृति को मां के समान मानते हैं। Therefore, this nature is like a mother earth. प्रकृति को मां के समान मानते हैं। न कि प्रकृति पर विजय की कामना करते हैं, जैसा कि मार्क्सवादियों ने कहा। Marxists were always looking for the victory over the nature. और उदारवादी परिग्रह के समर्थक हैं। Liberals believe in the possession. और अगला, इसलिए गांधी औद्योगिक और शहरी सभ्यता के बजाय औद्योगिक और शहरी सभ्यता के बजाय गांवों के संघ के निर्माण के समर्थक थे। अ फेडरेशन ऑफ विलेज। गांधी शहरी सभ्यता के बजाय गांवों के संघ के निर्माण के समर्थक थे। गांधी वॉज लुकिंग फॉर मेकिंग अ फेडरेशन ऑफ विलेज। गांवों के संघ के निर्माण के समर्थक थे। और उन्होंने भारी मशीनों का विरोध किया। और भारी औद्योगिकीकरण के विचार को स्वीकार नहीं किया। He opposed the heavy industrialization. उन्होंने भारी उद्योगों का विरोध किया और भारी औद्योगिकीकरण के विचार को स्वीकार नहीं किया। Even he never supported the heavy industrialization. अच्छा, एक बात गांधी से पूछी भी गई कि क्या आप मशीन मात्र के विरोधी हैं? तो उन्होंने कहा नो, स्पिनिंग व्हील इज ऑल्सो मशीन। चरखा भी एक मशीन है। मैं कहा नहीं, मैं मशीन मात्र का विरोधी नहीं हूं, लेकिन भारी उद्योगों का विरोधी हूं। गांधी ने, इसलिए उनका उनका सर्वोदय कैसा होगा? जहां पे छुआछूत नहीं होगा और जहां पे लघु उद्योग, कुटीर उद्योगों का विकास होगा। अगला, गांधी ने लघु उद्योग और कुटीर उद्योगों का समर्थन किया। गांधी बिलीव्स इन हैंडीक्राफ्ट एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज।
गांधी ने लघु उद्योगों और कुटीर उद्योगों का समर्थन किया, जो भारत के आर्थिक विकास के लिए अत्यधिक प्रासंगिक प्रतीत होता है। Which appears very significant and very much relevant for the economic development of India. जो भारत के विकास के लिए अत्यधिक उपयुक्त और प्रासंगिक प्रतीत होता है, क्योंकि पहला भारत श्रम प्रधान देश है। India is a nation where there is abundance of labor. भारत एक श्रम प्रधान देश है, इसलिए आर्थिक विकास में तकनीकी के बजाय रोजगार परक विकास को बढ़ावा देना चाहिए। We should promote the economic growth where employment generation should be there, और employment centric growth is very important for India. यानी अब एक बात आपको याद दिला दें, आप कभी इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स के सेक्शन में जाइए तो वहां पे लिखा है नेहरूवन विकास का मॉडल और गांधीयन विकास का मॉडल। और आपने अगर देखा होगा तो मैंने इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स में इसको नहीं बताया था, यहां बताना है हमें। आप याद रखिए, गांधीयन विकास का मॉडल और नेहरूवन विकास का मॉडल में फर्क है। नेहरूवन विकास का मॉडल सच माने में उदारवादी और लोकतांत्रिक समाजवादी मॉडल है। तो व्हाट इज नेहरूवन मॉडल ऑफ डेवलपमेंट? राज्य केंद्रित विकास होगा पहला, भारी उद्योग केंद्रित होगा दूसरा, और कैपिटल इंटेंसिव होगा तीसरा, ट्रिकल डाउन इफेक्ट पे होगा चौथा। नेहरू का जो विकास मॉडल था 5 इयर्स प्लान, पंचवर्षीय योजना। और आप देखेंगे नेहरू क्या करते थे, जो भारत के बड़े बड़े उद्योग हैं, दीज आर लाइक द बिग टेम्पल्स ऑफ इंडिया। नेहरू बड़े उद्योगों के बड़े समर्थक थे और नेहरू को लगता था कि भारी उद्योग लगाएंगे तो पूरे देश का विकास होगा और वो विकास रिश्ते रिश्ते नीचे पहुंच जाएगा। दैट इज अ ट्रिकल डाउन इफेक्ट। ट्रिकल डाउन का मतलब है, मान लीजिए कि छत पे हमने पानी रोक दिया, जब रूफ टॉप पे पानी हमने रोका तो धीरे धीरे रिश्ते हुए वो पानी नीचे गिरेगा। ये नेहरू का विचार था, गांधी इसी बात को नहीं मानते थे। याद रखिए, गांधी कहना था अगर हम कैपिटल इंटेंसिव डेवलपमेंट इंडिया में लाएंगे, बेरोजगारी बहुत बढ़ेगी। और भारत एक ऐसा देश है जहां यूरोप जैसा नहीं है। अभी मैं जापान को पढ़ा, जापान में पॉपुलेशन कम होती जा रही है, वहां काम करने वाला कोई नहीं मिल रहा है। ये अच्छी बात है कि हमारा संबंध वहां से अच्छा हो रहा है। जापान में ज्यादा जनसंख्या 60+ वाली हो गई है। इसे याद रखिए, थोड़ी हमारे लिए राहत की सांस है दोस्तों। आने वाले समय में हम ऐसे ऐसे क्षेत्र मिलेंगे जाने के लिए, और हम जापान में जाके जापान को भारत बना देंगे तुरंत। ये आर्ट हमारे पास है दोस्तों। तो वो समस्या तो हम सॉल्व कर देंगे जनसंख्या की, बाकी पढ़ पैदा कर देंगे, वो तो अलग बात है। अब जरा सोच के देखिए, अब आप ये कह रहे हैं बार बार सर, अभी मोदी जब सरकार बनी, पहला कैबिनेट मीटिंग और कैबिनेट कमेटी बनी ग्रोथ और रोजगार को लेकर, ग्रोथ किया जाए, रोजगार किया जाए। और सच पूछिए, आज की डेट में इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट इज द बिगेस्ट इशू फॉर द गवर्नमेंट। आप किसी व्यक्ति से बात करके देखिए, काम धंधे बचे नहीं मार्केट में, इकोनॉमिक स्लोडाउन है, आम आदमी इससे इंपैक्टेड है, आम व्यक्ति के लिए प्रॉब्लम है। अब जरा सोच के देखिए, आपको इसके लिए क्या मनमोहन सिंह, क्या मोदी, हमने जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मॉडल अपना रखा है उस पर विचार करने की आवश्यकता है दोस्तों। ये भारत ऐसा देश है जहां गांव गांव में लोगों को आप काम दीजिए, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग। अब जब कैपिटल इंटेंसिव का प्रॉब्लम क्या है, लेबर अलग भागेगा पहला, और जब भाई कैपिटल हमारे पास था नहीं, तो कैपिटल लाने के लिए अब बाहर से उधार मंगाएंगे पैसा। आपके पास पैसा नहीं है तो कैपिटल से उधार लाएंगे, उधार के बोझ से हम दबेंगे, उधारी चुकाते हुए रह जाएंगे। और तीसरा,
पर्यावरण का विनाश होगा। चौथा, प्रॉपर्टी का कंसंट्रेशन होगा। भाई बड़े बड़े उद्योग होंगे तो फायदा बड़ा बड़ा जाएगा। अगर सोच के देखिए दोस्तों, पहले क्या होता था, पहले गांव का एक गरीब व्यक्ति भी हो सकता है कि कहीं अलग अलग लोगों के पास, अब कोई बना रहा है, कुल्हड़ बना रहा है दोस्तों, उसका रोजगार उससे चल गया। अरे गांव में शांति से बैठा तो आज सब रोजगार छिन गए, क्योंकि अब पता चला कि कल के लिए बिग एप्पल भी सेब बेचेगा, तो रेडी वाला क्या करेगा फिर? अब सब्जी भी बिग एप्पल बेचेगा, टाटा रिलायंस सब्जी बेचेगी। रिलायंस ही सब्जी बेचेगी दोस्तों। जो आपकी गली मोहल्ले में सब्जी बेचता है, जब उसकी हालत पूछो कैसी कंडीशन में है वो, अब वो सब्जी बेचना हमने छीन लिया, उससे रोजगार छीन लिया, और बाद में कहेंगे अपराधी बन गया, समाज में अपराध नियंत्रण नहीं हो रहा है। अनमैनेजेबल प्रॉब्लम हो जाएगी, आप याद रखिए। पढ़े लिखे लोग जिस दिन इस क्राइम में उतर गए, पुलिस के छक्के छूट जाएंगे। ऐसा हो रहा है इसीलिए आजकल समस्या गहरा समाधान ढूंढ नहीं रहे हम, करें सीसीटीवी लगा दो, पुलिस लगा दो। अरे बेसिक प्रॉब्लम सोसाइटी की आ रही है। पढ़े लिखे लोगों को रोजगार चाहिए। यकीन मानिए, कोई व्यक्ति स्वभाव से बंदूक जीवन में नहीं उठाना चाहता। आप अपने आप को बस देख लीजिए, आप कोई जीवन बंदूक उठाना चाहेंगे क्या? भाई आप सेल्फी लेना चाहेंगे, अच्छा जीवन जीना चाहेंगे, घूमना टहलना चाहेंगे। इसे याद रखिए दोस्तों, गांधी कितने प्रासंगिक थे। डिसेंट्रलाइज करिए, गांव गांव में उद्योग बनाइए। गांव का आदमी रिक्शा चलाने में शहर भगा रहा है। ये दिखता है कितना हमने बेकार का इकोनॉमिक सिस्टम बना दिया। लिखने की बात है दोस्तों, क्या लिखा आपने? अच्छा, हमें भावनात्मक होने की बात नहीं, हमें लिखने की बात है। अभी सिस्टम चेंज करने का प्रयास मत करिए, सिस्टम में घुसने का प्रयास पहले करिए। कई बार मानवीय के विषय में से प्रॉब्लम होती है, हम सोचते हैं यार दुनिया में बड़ी समस्या है, अब मैं चेंज ही पहले करूंगा। चेंज नहीं करना है, लिखना है। क्या कर रहे हैं? अगला पॉइंट, गांधी ने गांधी ने कहा कि भारी उद्योगों से संपत्ति का केंद्रीकरण होता है, और समाज में विषमता बढ़ेगी। जिससे हिंसा होना स्वाभाविक है। द वायलेंस इज रिजल्ट ऑफ इकोनॉमिक डिस्पेरिटी इन सोसाइटी। जिससे समाज में हिंसा होना स्वाभाविक है। जिससे समाज में हिंसा होना स्वाभाविक है। और अगला, और भारी उद्योगों से प्रकृति का भी विनाश होगा। दिस विल ऑल्सो डिस्ट्रॉय द एंटायर नेचर, our entire planet. This will lead to destruction of entire planet. जिससे पूरी प्रकृति का विनाश हो जाएगा। और आप याद रखिए, जब प्रकृति का विनाश हो जाएगा तो मानव के रहने की गुंजाइश कहाँ पड़ेगी? इसलिए गांधी का चिंतन आप देखेंगे, गांधी का चिंतन हर विषय पर है। मार्क्सवाद उदारवाद प्राकृतिक समस्याओं को नहीं देख पाए। मार्क्सवाद उदारवाद के पास पर्यावरणवाद का समाधान नहीं है। इसे पर्यावरणवाद एक अलग आइडियोलॉजी आई, और शायद ही किसी विचारक में, भारत के इतने विचारक आप देख लीजिए, जितने एम एन राय, डॉक्टर अम्बेडकर, उसमें इन्वायरमेंटलिज्म का प्रॉब्लम नहीं है, गांधी के चिंतन में है। इसे याद रखिए, गांधी के चिंतन बड़ा ही प्रभावशाली चिंतन है। मार्क्सवाद ने कह दिया कि जो संपत्ति है श्रमिकों के श्रम का परिणाम है। गांधी ने कहा ईश्वर का परिणाम है भाई। और मार्क्सवाद ने क्या कह दिया कि समाज को वर्ग संघर्ष से बदल दीजिए। गांधी ने नैतिकता से बदला। अब गांधी के विचार लगभग हर पॉइंट पे हमें मिल गया। हाँ, ये बात गांधी ने और कहा था कि बच्चों को भी हॉस्टल में नहीं भेजना चाहिए, और मातृभाषा में शिक्षा देने, मदर टंग। और गांधी ने खास बात कही थी, देखिए गांधी जो कहते थे पहले करते थे, अपने बच्चों को, जब वो अफ्रीका में थे तो अपने बच्चों को गुजराती लैंग्वेज के स्कूल में भेजते थे, इंग्लिश मीडियम में कभी बच्चों को नहीं भेजा। जितनी किताबें लिखी सब गुजराती में लिखी, बाद में ट्रांसलेट उसका इंग्लिश में और हिंदी में हुआ, लिखा गुजराती में उन्होंने।
मातृभाषा के समर्थक थे। वो कहा करते थे आजकल तो व्यावसायिक शिक्षा, गांधी का हर शिक्षा के साथ कोई न कोई स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए। आजकल के बच्चे क्या, हर गांव का बच्चा बीए करके बैठा है, पूछो काम क्या करोगे, तो यही तो नहीं पता काम क्या करेंगे। तो बीए करने का मतलब क्या होगा, यानी बिला वजह का आर्ट्स। तो जब आपने ऐसा बीए कर लिया है तो भाई आपकी कोई डिमांड ही नहीं है। तो बच्चे का दोष नहीं है, सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम की समस्या है कि आप उसे कोई ऐसा काम नहीं दे पाए जिससे बच्चा आगे काम कर पाए। जापान में आप देखिए, जापान का सारा एजुकेशन सिस्टम इसी बात पे आप काम करना सिखाया जाएगा आपको। इसलिए निष्कर्ष, अच्छा अब एक बार घर होमवर्क आपका, आराम से गांधी को पढ़ के फिर से उदारवाद, मार्क्सवाद सबको कंपेयर करिए। हमने कोशिश हमेशा की, एक बार आप अच्छे से कंपेयर करिए कि समाजवादी हैं, उदारवादी हैं, कैसे अलग मार्क्सवाद से लगाव है। एक ही पॉइंट को देखिए और नारीवाद कल पढ़ के आइएगा। निष्कर्ष, लास्ट विचारधारा है फेमिनिज्म, नारीवाद। निष्कर्ष लिख दीजिए, क्या करें? निष्कर्ष, गांधीवाद, गांधीवाद में मानवता के समग्र पक्षों पर चिंतन किया गया है। गांधीज्म बिलीव्स इन अ होलिस्टिक ह्यूमन बीइंग, मानवता के सभी पक्षों पर चिंतन किया गया है और समाज की पुनर्संरचना के लिए, फॉर रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ एंटायर सोसाइटी, समाज की पुनर्संरचना के लिए नैतिकता और अध्यात्म का ही सर्वाधिक महत्व है। मॉरलिटी एंड स्पिरिचुअलिज्म इज अ वाइटल फोर्स फॉर रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ एंटायर सोसाइटी। समाज की पुनर्संरचना के लिए नैतिकता और अध्यात्म का ही सर्वाधिक महत्व है। बाकी अब आज के लिए इतना ही, कल नारीवाद। और पूछना कुछ हो तो ऑफिस में मैं हूं, तो आप आ जाइएगा।